हॉस्टल वार्डन के इस बाल मनोविज्ञान एमसीक्यू सीरीज में मैं अजय यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोगों ने लगभग सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक्स है उसको डील कर लिया है और आज इस एमसीक्यू सीरीज का हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो अलग अलग टॉपिक पर ना होकर हो सकता है कि वो एक साथ पूरे टेस्ट के रूप में आए, जहां पर मैं आप लोगों को एक साथ 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन संपूर्ण टॉपिक्स है, जहां पर पूरा जितना भी बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है वो सभी को सम्मिलित करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं कराऊं। स्टार्ट करते हैं निर्देशन और परामर्श के पहले क्वेश्चन से कि गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था। अच्छा, एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यार गाइडेंस जो होता है, गाइडेंस मतलब सभी जान रहे हैं कि जो परामर्श वाली जो प्रक्रिया है उसके जगह उसको सर्विसेज क्यों ना बोला जाए। अब सर्विसेज इसलिए बोलना जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति संलग्न होते थे, जहां पर जरूरी नहीं है कि अब गाइडेंस जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि एक आयामी प्रक्रिया है। इसके लिए सामने में एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसको एक्चुअल में निर्देशन की आवश्यकता है, तभी तो मैं उसको गाइडेंस दे सकता हूं। इसका आंसर है जी स्मिथ करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सर गाइडेंस को आप गाइडेंस सर्विसेज के नाम से बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक प्रकार की सर्विस, एक प्रकार की सेवा है जहां पर हम कहीं ना कहीं औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से उस व्यक्ति की मदद भी कर रहे हैं। निर्देशन एवं परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है। परामर्श निर्देशन का एक भाग है। उसके बाद दूसरा है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों समानार्थी शब्द है। जहां ये समानार्थी शब्द लिखा है उसी टर्म पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैंसिल कर देंगे, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये समानार्थी शब्द तो बिल्कुल नहीं है। भले एक आमतौर पर बोलचाल भाषा में ऐसा देखने को मिल जाता है, जैसे मैं अपने शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स को बताता हूं कि विकास और जो ग्रोथ है, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ है, विकास और वृद्धि है, कई बार लोग एक ही आयाम मानते हैं, बट जो मुझसे पढ़े हैं, जो किसी भी बाल विकास शिक्षक को पढ़े हैं, वो जानते हैं कि दोनों बहुत अलग अलग आयाम है। सेम अगर ये गलत है तो ए एवं बी सही वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में थोड़ा डाउट होता है कि सर दोनों ना थोड़ा मिलता जुलता है, अब थोड़ा सा डाउट होता है। परामर्श जो है वो निर्देशन का एक भाग है कि निर्देशन परामर्श का एक भाग है। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा आयाम कौन है, निर्देशन बड़ा आयाम है कि परामर्श बड़ा आयाम है। आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा है कि जो निर्देशन है ना वो एक बड़ा गोला है और उस निर्देशन के अंदर एक छोटा सा भाग मेरा परामर्श का है। इसका है परामर्श का। तो अब यहां पर से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि सर जो निर्देशन वाला पार्ट है ना वो एक बड़ा आयाम है सर, वो किसी एक व्यापक क्षेत्र की बात करता है, जबकि परामर्श किसी निश्चित संकुचित क्षेत्र की बात करता है। तो इसीलिए जो परामर्श है, जो एक्चुअल में जो परामर्श है वो मेरा निर्देशन का मात्र एक भाग है। ठीक है, निर्देशन के और अलग अलग पहलू है, उसमें एक भाग मेरा परामर्श वो होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देश के बारे में सही नहीं है। जो कैच है वो ये है कि नहीं है। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है, हो सकता है सही हो। निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट की तरह, विकास की तरह। निर्देशन तथा अनुदेशन दोनों समानार्थी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निर्देशन में समस्या का समाधान प्रार्थी स्वयं करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यार क्या निर्देशन और अनुदेशन ठीक है। अच्छा, निर्देशन इज नथिंग बट इट इज अ गाइडेंस, कि ये जो है ये बात कर रहा है, ये गाइडेंस है। अब देखो क्या सही नहीं है बोला गया है, तो प्रार्थी स्वयं तो नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा ये हो गया कि सर हाँ ये तो सही है कि सर जो प्रार्थी है वो स्वयं करता है निर्देशन में समस्या का समाधान। याद रखना, किसी भी समस्या का समाधान एक व्यक्ति हमेशा स्वयं ही करेगा, क्योंकि हम बाकी व्यक्ति जो है वो केवल उसे गाइडेंस देते हैं, उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, हम केवल उसकी मनोवृत्ति मनोविज्ञान से खेलते हैं। अनुदेशन इज नथिंग बट इंग्लिश वालों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है यार, ठीक है, जानकारी है। क्या दोनों सेम चीज है? नहीं, निर्देशन एक गाइडेंस, निर्देशन जो है जो कि एक्चुअल में मेरा गाइडेंस है और जो मेरा अनुदेशन है वो मेरा इंस्ट्रक्शन है, तो दोनों समानार्थी कैसे हो सकते हैं? दोनों के अपने अलग अलग दायरे हैं, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है, तो इसीलिए इन दोनों जो है समानार्थी शब्द बिल्कुल नहीं है। निर्देशन अलग चीज है, अनुदेशन जो है वो एक अलग चीज है। व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रयोजन से निरंतर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। ये जो कथन है ये किसका है? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, ये क्वेश्चन का एमरीटूब्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने सोच रखा है कि पहली जो कथन है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन में डाल दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए और थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। अभी जो सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लीजिए, मैं कुछ दिन में उसको जल्दी ही एक कंपाइलेशन करके डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, हर एक बाल मनोविज्ञान के सेक्शन में जो भी डेफिनेशन आएगी उसके लिए। व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो अब बात आ गई व्यावसायिक निर्देशन का, ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन मतलब यहां पर बात अब हो रहा है कि सर वोकेशनल गाइडेंस की बात किसने की थी? वोकेशनल गाइडेंस, इसका आंसर है फ्रैंक पार्सन्स।
फ्रैंक पार्सन्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने निर्देशन का एक पहलू नया निकाला, जो कि मेरा क्या हुआ, जो कि मेरा वोकेशनल गाइडेंस हो गया कि सर गाइडेंस में अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग टाइप भी ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आए कि कौन से व्यक्ति कौन से प्रकार के गाइडेंस को सही मानते हैं, कौन से व्यक्ति उसको गाइडेंस मानते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक निर्देशन का क्या उद्देश्य है। शैक्षणिक निर्देशन मतलब एजुकेशनल गाइडेंस की बात क्या हो सकती है। एजुकेशनल काउंसलिंग, एजुकेशनल गाइडेंस होती है, वो अलग अलग चीजें होती हैं। छात्रों की अंतर शक्तियों को समझना, ये ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। पाठ्यक्रम चयन में सहायता, बिल्कुल गाइडेंस देंगे, निर्देशन देंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उनकी रुचि क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है और भविष्य में उनकी क्या संभावनाएं बनती है कि उन विषयों से वो क्या आगे चल के अपने जीवन में कुछ काम को कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना, ये भी ठीक है कि यार वो शिक्षा ही आपका आगे चलकर व्यवसाय बन जाता है। वो अलग बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद व्यक्ति कुछ भी बन जा रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं शिक्षा ही उसके व्यवसाय का चयन करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, जो कि मेरा उपयुक्त तो सभी है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इनमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डब्ल्यू.एस. प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार हैं। वेल, ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक बार सीटेट में आया हुआ था, सॉरी नेट में आया हुआ था कि निर्देशन का जो क्वेश्चन है वहां से, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि यार डब्ल्यू.एस. प्रॉक्टर को मैंने ले लिया क्योंकि उन्होंने बताया था मुझे कि यार निर्देशन के 6 टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स बताया था उन्होंने कि एक तो व्यावसायिक बताया था, व्यावसायिक के साथ एक अपना जो शैक्षिक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा एजुकेशन वाला। शैक्षिक के साथ उन्होंने यही बताया था कि सामाजिक निर्देशन भी होता है, मतलब जो सोशल के लिए होगा, मतलब नागरिक कार्यों के लिए होगा। इवन उन्होंने एक और बताया था जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, हाइजीन मेंटेनेंस, हेल्थ के लिए बताया था, शारीरिक समस्याओं के निर्देशन के लिए। फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बताया था, यानी कि चरित्र निर्माण के लिए बताया था, तो वो भी एक प्रकार का निर्देशन है। और फिर अपने क्या बोलते हैं हॉबीज मतलब, या फिर अपने खाली टाइम को उपयोग कैसे किया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने एक प्रकार का निर्देशन का जो गाइडेंस का प्रोग्राम है वो चलाया था। तो इसीलिए यदि कोई पूछेगा डब्ल्यू.एस. प्रॉक्टर के अनुसार, तो याद रखना वो 6 है। एक अच्छे परामर्शदाता का क्या गुण होता है, मतलब एक अच्छा अगर कोई काउंसलर है तो उसका क्या होगा, कौन से अच्छे गुण होंगे कि आप बोलोगे कि सर वो सब सही है। एक आकर्षक व्यक्तित्व, तो अच्छा परामर्शदाता सबसे पहले तो अच्छा वक्ता होना चाहिए। यदि उसके पास अच्छे शब्दों का चयन नहीं है तो वह अच्छा परामर्शदाता बन ही नहीं सकता। मतलब सीधी सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इसीलिए पहले ऑप्शन को सही मानो। प्रशिक्षित एवं अनुभवी, बिल्कुल आज के समय में हर कोई हर एक चीज के लिए एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति चाहता है, चाहे वो अच्छा टीचर हो, चाहे अच्छा गाइडेंस करने वाला हो, अच्छा काउंसलिंग करने वाला हो। ट्रेंड चाहिए यार, जो उस फील्ड में कई सालों से अनुभव रखता हो, हमको वैसा व्यक्ति चाहिए। एक अच्छा वक्ता एंड श्रोता, मैंने कहा ना कि अगर वो परामर्श है तो अच्छा वक्ता और श्रोता तो होगा ही। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, जो कि मेरा क्या है कि उपयुक्त सभी गुण सर मुझे देखने को चाहिए, तब तो मैं सर उसे कहूंगा कि वो एक अच्छा काउंसलर है, वो एक अच्छा परामर्शदाता है। वेल अगेन मेरी एक समस्या कि यदि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि है काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। वेल, काउंसलिंग शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम शब्द से हुआ था, कॉन्सिलियम शब्द से हुआ था। और आपको भी पता है कि काउंसलिंग करना, काउंसिल करना, इसका मतलब क्या होता है, तो मुझे ये बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में इस चीज को बताया था। आगे बढ़ता हूं, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा क्या है। सबसे पहले तो ना ये इस चीज को मानने के लिए हम रेडी नहीं होते कि यार एक्चुअली में हमें भी निर्देशन चाहिए। अरे मैं अपने पर्याप्त, तो मुझे कोई क्या सिखाएगा। ये लगता है काउंसलिंग, मुझे कौन काउंसलिंग दे सकता है, मुझे कोई कुछ सिखा भी सकता है क्या, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि कोई मुझे कुछ सिखा दे। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो वेल, शिक्षकों की यानी टीचर्स की रूढ़िवादिता रुख, बिल्कुल उनके जो भी पुराने पैटर्न चलते आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उनको लगता है यार कि क्या ही गाइडेंस देंगे, बच्चे तो आजकल खुद से कर लेते हैं। सेकंड है कि मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, बिल्कुल टेस्ट मानक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होने की वजह से ये समस्या देखने को मिला गया है। संसाधन की कमी, वेल अभी अब इंडिया में संपूर्ण तरीके से हर जगह अच्छी होने लगी है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग को एक अलग से प्रारूप देखा गया है, अलग से प्रकरण देखा जा रहा है। शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, बिल्कुल यार शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, लेकिन स्टिल उसके बाद भी हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा यदि कुछ गाइडेंस लेने आता तो हम देते हैं। खैर, कार्यभार की अधिकता तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, उसके अलावा भी और बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को सही मानते हुए मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ले लेता हूं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में परामर्श शब्द का व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था।
अच्छा, या ऐसा है ना कि मनोविज्ञान का ना मतलब ये जो आपको याद होगा कि यार सिगमंड फ्रायड जो कि लगभग 1900 में ना मतलब इनका थ्योरी आता है यार, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का भी इनका निकलता है। तो ऐसे करके ये समझ में आया कि परामर्श शब्द, काउंसलिंग शब्द जो होता है, वहां पर से एक व्यक्ति जो कि सिगमंड फ्रायड, ये लगभग ना 1890 के आसपास इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मनोविश्लेषण वाले जो सिद्धांत है, जो एक्चुअल में 1900 में प्रचलित हुई थी, लेकिन जो सिद्धांत होते पहले ही आ चुकी थी, तो वहां पर ये परामर्श की बात को पहले ही करते थे। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, जो कि सिगमंड फ्रायड, वही इसका आंसर हो जाएगा। परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख अंग नहीं है पूछा गया है। उपबोध्य, अच्छा उपबोध्य क्या होता है? उपबोध इज समवन whom I will be giving the counseling, मतलब ये क्लाइंट है मेरा, ये पेशेंट है जिसको मेरे को काउंसलिंग देना है। एक्चुअली पेशेंट नहीं है, ये काउंसली है। उपबोधक कौन है? जो काउंसलिंग देने वाला है, जो ट्रेंड है, जो एक्सपीरियंस है, वो काउंसलर है। लक्ष्य, बिल्कुल कोई भी कार्य जो हो रहा है वो बिना लक्ष्य तो होगा नहीं, तो यार गोल तो इंपॉर्टेंट है। प्रार्थी का परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि यार गाइडेंस के लिए, वो अलग बात है कि मुझे उसकी जानकारी बाद में लेनी पड़ सकती है, बट प्रार्थी का परिवार एक्चुअल में प्रमुख अंग में तो उसका नहीं आएगा। कक्षा के अंदर संपन्न होने वाला निर्देशन में साधारणतः होता है। अब ये देखो, निर्देशन के भी अलग अलग प्रकार थे यार, तो उस प्रकार में ये पूछा था कि यार कौन से प्रकार का निर्देशन कब उपयोग होता है। अब किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्यवसायिक करेगा, किसी को फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो रही है, रिश्ते नहीं, संबंध नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो पारिवारिक करेंगे। व्यक्तिगत होगा जब उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगा। बट कक्षा के अंदर तो यार बहुत सारे बच्चे हैं, अब किसी पर्टिकुलर बच्चे को आप थोड़ी व्यक्तिगत जा जाकर निर्देशन दोगे कि यार तुम ये करो, तुम वो करो। आपको तो उस कक्षा के लिए पूरा एक सामूहिक निर्देशन, डायरेक्शन देना पड़ेगा, जो कि संपूर्ण तरीके से पूरे ग्रुप में लागू हो, पूरे ग्रुप में एक्टिव हो। सर्वप्रथम निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने वाले कचले दिया जाता है। अच्छा, डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने थोड़ा सा जोर दिया होगा? तो यार ये और कोई नहीं, ये हरमन जे पीटरसन थे, जिन्होंने माना कि यार डेवलपमेंटल अप्रोच यानी कि विकासात्मक उपागम के लिए हमें निर्देशन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस से ही हम बच्चों को एक अच्छे दिशा की ओर ले जा सकते हैं, या फिर बच्चे जो गलत दिशा में भटक सकते हैं, हम कम से कम उसको वहां से रोक सकते हैं। एक बुक थी, एक एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, ये पुस्तक किसकी रचना है? ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में कहीं से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में आया होगा, इसीलिए मैंने इसको अपने इस पीडीएफ में डाला है। और ये क्वेश्चन, इसका आंसर है क्रो एवं क्रो की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, जो कि हो सकता है कि बहुत अच्छी बुक रही होगी उस टाइम पे, इसीलिए कुछ यहाँ पर से आंसर जो है वो आया है। विलियम प्रॉक्टर का मैंने बताया थोड़ी देर पहले क्या इंपॉर्टेंट है। जॉन एम ब्रेवर का ही पता है आप लोगों को कि क्या इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत है? निरंतरता, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूअस वाला है। विकास के जितने भी सिद्धांत होंगे ना वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ज्ञान का सिद्धांत बिल्कुल है। लचीलेपन का सिद्धांत बिल्कुल है। फ्लेक्सिबिलिटी का, नॉलेज का, संज्ञान का, कॉग्निशन का, इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है इन सभी के सिद्धांत। परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है बोला गया है। सूचनाओं का एकत्रीकरण, ये तो है भैया, वो एकत्रीकरण तो करेगा, जब तक जानकारी इकट्ठा नहीं करेगा वो काउंसलिंग कैसे अच्छे से करेगा। प्रार्थी से साक्षात्कार एवं प्रश्न पूछना, बिल्कुल यार, वो बिना इंटरव्यू लिए, बिना प्रश्न पूछे अपने उस काउंसलिंग के प्रोसेस को आगे तो बढ़ा ही नहीं सकता, नियर टू इम्पॉसिबल बात है। अनुवर्ती कार्य करना मतलब समझ रहे हो आपकी, मतलब वो फॉलो अप सर्विस करना, ठीक है। अब वो भैया फॉलो अप तो करेगा ही कि मैंने पीछे क्या अपना एक चार्ट बनाया, आगे फिर मैं क्या चार्ट बना रहा हूँ। प्रार्थी की समस्या का हल कर देना, यार ये परामर्शदाता का कोई प्रमुख कार्य नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि काउंसलर के पास गया है तो उसके समस्या का समाधान मिल जाएगा, नहीं। हो सकता है कि उसको एक नया आयाम मिल जाए उस समस्या से लड़ने का। समस्या का समाधान कोई भी काउंसलर नहीं कर सकता, वो आपको स्वयं खुद करना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इस यहाँ तक वीडियो तक को पूरा फॉलो किया। और प्लीज अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, जिसका भी हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन होगा वो इस वीडियो को जरूर देखें। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत जल्दी छात्रावास प्रबंधन का जो वीडियो बनाने की आप लोगों ने बात की थी, तो यार छात्रावास प्रबंधन, उसके बाद एक मैं योग पर भी एक वीडियो बना देता हूं, और एक वीडियो मैं आप लोगों को शैक्षणिक अधिनियम पर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि यार मैं बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का ठीक ठाक टीचर था। ये जो टॉपिक्स है ये मेरे लिए भी नए हैं, हर एक व्यक्ति जो इस छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहा है उन सभी के लिए नया है, तो मैं भी एक बार अपना इस पे जोर आजमा दूंगा, बाकी फिर आप लोगों के ऊपर है। थैंक यू गाइस। यदि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है हर एक की वीडियो में। थैंक यू गाइस।